चैप्टर नंबर 1 में मैंने यहाँ पे जो निकाले हैं कम से कम 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं तुमको इस तरीके से समझाना चाहूँ तो देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? चैप्टर नंबर 1 दे रखा है आपका रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। रियल नंबर नाम का चैप्टर का नाम है, ठीक ठीक। रियल नंबर से बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला बेस्ड, कौन सा फॉर्मूला बेस्ड? इसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब ए इंटू बी। इस एक फॉर्मूले से आपको 3 फॉर्मूले और निकलेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर एचसीएफ को फॉर्मूले की, तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर रखें और उनको एलसीएम से डिवाइड करवा दें तो आपको क्या आ जाएगा? एचसीएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना है और आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखा है और अगर एचसीएफ ही आपको उनको निकाल के डिवाइड करवा देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। लेकिन अक्सर सवाल एग्जाम में क्या पूछता है? आपसे पूछता है अनदर नंबर, दूसरा नंबर पूछेगा तो आपको क्या करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करना है और अपॉन में क्या करना है? एक जो नंबर गिवन होगा उसको कर देना है। ये स्लाइड पे समझ में आ रहा है या उस पीडीएफ से समझ में आ रहा है, ये बताओ। अगर इस स्लाइड से ही क्लियर हो रहा है तो मैं इसी स्लाइड से बता दूं। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको अधिकतर। अच्छा, इस एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम एंड एचसीएफ में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो क्या आपके इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं, एग्जांपल के सारे वो नंबर जिनका कॉमन होता है 1 या फिर एचसीएफ 1 होता है, जैसे एग्जांपल के लिए 4 9, ठीक है। और एग्जांपल की बात करते हैं तो ये 4 और 25 भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो 2 और 3 हो सकता है। याद रखना को प्राइम नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। याद रखिए एक चीज और कि को प्राइम नंबर, जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं उनमें एक चीज याद रखना कि वो दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों नंबर कंपोसाइट भी हो सकते हैं, और उनमें से एक प्राइम और एक कंपोसाइट हो सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना। लेकिन याद रखिए कि जब भी आपको प्राइम नंबर्स देगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा? अक्सर एलसीएम पूछता है, ठीक है, या फिर एलसीएम गिवन होगा। अगर एलसीएम पूछेगा तो आपका करना है, सिंपल चीज लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या पूछे, क्या करना है आपको? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल के मैं बोलूं कि देयर आर 2 composite numbers, there are 2 co-prime numbers 2 and 3, then the HCF of its 1 and LCM is 6। क्लियर हो गया? समझ गए? तो LCM HCF पे देखिए, इस फॉर्मूला बेस पे 1 2 3 3 क्वेश्चन इस फॉर्मूला बेस पे बनेंगे। अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो एमसीक्यू पूछेगा, किससे पूछेगा? को प्राइम नंबर्स पे। तो अगर को प्राइम नंबर वाला कोई भी अगर आपका सवाल आए तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या होता है कि एलसीएम एचसीएफ में ही समझिए, एलसीएम एचसीएफ में ये फॉर्मूला बेस के अलावा आपसे वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। क्या पूछता है? वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में वो इंपॉर्टेंट सारे आप क्वेश्चन समझ लीजिए जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 1, अक्सर आपसे क्या पूछेगा? एचसीएफ वाले पहले समझो कि एचसीएफ वाले ऐसे कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम है जो तुमसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है, जो सीधे एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करेगा? देखो एचसीएफ में जब भी आपसे कहेगा तो मेजरिंग करने के लिए बोलेगा। जैसे आपसे बोलेगा कि देयर आर 3 कंटेनर्स 12 लीटर 16 लीटर एंड 80 लीटर कंटेनर, और आपसे बोलेगा कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट कंटेनर विच इज मेजर ऑल दी कंटेनर्स। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, परेशान मत हो। तो अगर आपसे पूछता है तो इसमें क्या करना है? हमेशा आपको एचसीएफ निकालना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी को काट रहा है? आप बोलो सर 2 काट रहा है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सभी को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। अब अगर आपसे पूछता है इसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स यूज पड़ेगी, तो क्या करेंगे? 2 से इसको काट देंगे। 6 एंड 8 एंड 9, 9 8 17 और 6 आपको 23। तो नंबर ऑफ अगर कंटेनर पूछेगा तो आपको 23 आएगा। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी मैं आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी खोल के तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। बस इतना समझ लो कि अगर जब भी आपसे मेजर नंबर या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स पूछे या फिर लार्जेस्ट कंटेनर पूछे तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, देखो सेकंड चीज क्या होगी एचसीएफ निकालने के लिए? अगर आपसे पूछता है बुक सेल्फ के बारे में, देखो चाहो तो पहचान करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। बस अगर एचसीएफ का क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखो, या तो कंटेनर पूछेगा लार्जेस्ट कंटेनर,
लार्जेस्ट कंटेनर, या फिर सेकंड नंबर पे पूछेगा आपसे नंबर ऑफ बुक सेल्फ, ठीक। या फिर आपसे पूछेगा एससीएफ में, अगर आपसे पूछेगा बुक सेल्फ पूछ लेगा, ठीक है, लार्जेस्ट कंटेनर पूछेगा, या फिर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कंटेनर भी आपसे पूछ लेता है इसमें, ठीक है। ये सवाल मैं सारे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। पर एससीएफ में सिंपल चीज रखना कि किस तरीके से सवाल पूछ लेता है, ठीक। अब बात करते हैं आपका वर्ड प्रॉब्लम में सेकंड नंबर पे एलसीएम निकालने के लिए आप कब समझोगे कि हमें इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो अक्सर जब भी तुमसे बोले, एक तो आप समझ लो कि सेम पॉइंट वाला, सेम पॉइंट पे मिलने वाले क्वेश्चंस, या फिर सेम टाइम पे मिलने वाले क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जो अक्सर देखने को मिलते हैं। सेम पॉइंट पहले समझो, जैसे 3 लोग होंगे, अगर एक सर्कुलर पार्ट पे भाग रहे हैं, 1, 2 और 3, अगर तीनों लोग एक ही टाइम पे अगर ये भाग रहे हैं इस तरीके से, आपसे पूछेगा कि भाई ए और बी और सी, अगर ए जो है वो पूरा कंप्लीट एक चक्कर करता है 16 सेकंड में, ठीक है, या फिर 16 सेकंड पे करता है, ये 18 सेकंड में करता है, ठीक है, या फिर ये 19 सेकंड में करता है, आपसे पूछेगा ये तीनों ऐसे कौन सा टाइम है। अगर मान लीजिए सुबह ये 10 बजे तरफ भागे हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम पूछेगा आपसे जो ये सेम पॉइंट में मिलेंगे। तो ये सेम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है सबका, इन सबका एलसीएम निकाल के जो एक्चुअल टाइम होगा उसमें ऐड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद समझिए पहले कि यहाँ पे अगर तुमसे सेम टाइम पूछता है तो याद रखना ये बेल्स वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? बेल्स वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो घड़ी होती है वो अलग अलग टाइम पे बजती है, क्या होती है, अलग अलग टाइम पर आंखें क्या करती हैं, घड़ी, बेल या फिर रिंग जो रिंग करती है। आपसे पूछेगा कि ये दोबारा सब एक साथ कब सेम टाइम में बजेंगी, तो ये 2 क्वेश्चन अगर देखने मिलते हैं तो उसमें क्या करना है, आपको एलसीएम करना है, ठीक है। ये मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी करके दिखा दूंगा। ये चीज क्लियर है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो कि हाँ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। कि पूरा चैप्टर तुम्हें ओवरव्यू क्लियर हो रहा है, फटाफट कर दो जल्दी भाई, सब लोग थम्स अप कर दो ताकि मुझे दिख जाए कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं या फिर चले गए। ठीक है, चलो ये सेशन बने रहना, ठीक है। हम बीच बीच में ब्रेक भी ले लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पूरा मैथ जो है वो इसमें बता दो आपके, ठीक है। अब देखो इसमें आगे देखते हैं। देखो अब उसके अलावा आपका एलसीएम एससीएफ क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड में, आपका सेकंड में समझो पहले कि इसमें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है। देखो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में अक्सर तुमसे पूछता है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल सी क्या है कि आपको ये क्वेश्चन √2, √3 या फिर आपका 7 माइनस का √3 या फिर 2 प्लस में √3, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है आपसे, ठीक है। अच्छा, इससे ही बोर्ड में एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था एसएसएन रीजन में, एसएसएन में और रीजन में क्वेश्चन पूछा था कि 2 प्लस √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये उन्होंने बोला कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और सेकंड उन्होंने रीजन ये लिखा था कि व्हेन वी ऐड रेशनल एंड रेशनल नंबर then we found an irrational number। क्या ये चीज क्लियर है? देखो एसएसएन उन्हें ये दिया था कि 2√3 इज ए इरेशनल नंबर। हाँ, तो ये बिल्कुल बात ठीक है, ये ट्रू है आपका। सेकंड रीजन ने दिया था कि अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमको एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो भाई इसमें दोनों चीजें क्लियर है और ये क्या है, एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आ रखा था, ठीक है। चलो अब उसके बाद एक चीज समझो ध्यान से, पहले यहाँ पे एक चीज समझो कि
मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, देखो जब भी कभी सेम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सेम। सेम मतलब ये बहुत शॉर्टकट है, मतलब कि रेशनल प्लस रेशनल हो, रेशनल माइनस रेशनल हो, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल हो, या रेशनल डिवाइड बाई रेशनल हो, तो इनको सब हमेशा करेंगे तो आपका रेशनल ही मिलेगा। क्लियर हो गया, सेम। अब यही कंडीशन सेम में क्या है, यही कंडीशन सेम इरेशनल में है। अगर इरेशनल प्लस इरेशनल करें, या फिर इरेशनल माइनस इरेशनल करें, या फिर इरेशनल प्लस इरेशनल, क्या हो, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करें, या फिर इरेशनल डिवाइड बाई इरेशनल करें, तो जब ये दोनों कंडीशन सेम है तो सेम कंडीशन में हमेशा आप एक समझ लीजिए कि क्या आएगा, ऑलवेज सेम कंडीशन ही बनेगी। अगर रेशनल रेशनल की सेम कंडीशन बन रही तब भी आपका रेशनल ही बनेगा इस कंडीशन में, अगर इसकी बन रही तो आपका क्या होता है, आपका इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन तब बनती है कि जब हम क्या करते हैं, एक इरेशनल और रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो उसमें कैसी कंडीशन बनती है, उसमें कौन सी चीज बनती है, तो आप समझिए। देखिए अगर हम एक इरेशनल नंबर लेंगे और ऐड करेंगे रेशनल नंबर को, ठीक है, आपका एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेकिन अगर हम एक इरेशनल माइनस रेशनल करेंगे तब भी एक इरेशनल मिलेगा। ठीक है, अगर हम एक इरेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल से करेंगे तब भी एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम इरेशनल की डिवाइड करते हैं एक रेशनल नंबर से तभी हमको एक इरेशनल नंबर मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखिए आपका कि ये दोनों जो कंडीशन है, ठीक है, ये मे नॉट बी क्लियर, ये क्लियर तरीके से नहीं कह सकते हैं। ये चीज क्लियर है, अगर तुमको ये चीज कहीं लिखी हुई है तो लिख लो, नहीं लिखी हुई है तो फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट। चलो अब पहला चैप्टर फटाफट हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी ओपन करेंगे और एनसीईआरटी ओपन करके फटाफट इसके क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे मैं तुम्हें बता दूंगा, उसको नोट कर लेना फटाफट, और आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर क्लियर हो गया, फटाफट बता दो। कई बार तुमसे क्या पूछता है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल पूछ लेगा। क्या पूछेगा तुमसे, वह टेल मी द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। अगर ये तुमसे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल पूछता है, ठीक है, देखो मैंने यहाँ बता रखा है स्पीड में, ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं ये तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो लार्जेस्ट कंटेनर वाले पूछेगा, क्या करें, एचसीएफ निकालेंगे, और जब भी कभी सेम पॉइंट पे मिलने को कहेगा या फिर बेल एक सेम पॉइंट मिलते हैं एचसीएफ निकालेंगे। ये फॉर्मूला आप जरूर लिख लेना या याद कर लेना कि जब भी कभी तुमसे स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल पूछेगा तो उसमें हम यही करेंगे। फॉर्मूला में होता क्या, यहाँ पे मैंने ए और बी लिख रखा है, ये ए बी की जगह क्या होगा, ये ए बी की जगह एल इंटू बी होगा और अपॉन में एचसीएफ का स्क्वायर होगा, मतलब ये दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी कभी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल पूछेगा तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, फटाफट पहला चैप्टर लेते हैं एनसीईआरटी से और इसके क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। पहला चैप्टर देखो ये दे रखा है, रियल नंबर्स। चलो यहां देखो, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वही बताऊंगा मैं आपको। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है तो ये टाइप का क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर ले। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे तरीके से, बता दो अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, चलो यहां देखो, जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, और ये जो सवाल दे रखा है ये एनसीईआरटी कहते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपको करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन था आपके 2024 में। देखिए अगर 2024 में, कल मैं एक बच्चे को करवा रहा था, ध्यान से समझना, पहले सेम टू सेम क्वेश्चन था, पर पता क्या था, यहाँ x बना हुआ था, यहाँ y बना हुआ था, यहाँ आपका z बना हुआ था, उसके अलावा यहाँ पे w और कुछ समथिंग दे रखा था, और ये दोनों वैल्यू भी क्या थी, मिसिंग थी। ये सारी वैल्यू इधर की मिसिंग दे रखी थी,
और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे आपको, और आपसे पूछा था उसने कि एक्स वाई जेड की जो है वैल्यू, एक्स की वैल्यू या फिर वाई या जेड इसमें से कोई एक वैल्यू पूछी थी। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था सिंपल से तरीके से। अगर तुम कहोगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये तो फटाक से तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था या नहीं था। एक मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ कि हाँ ये प्रीवियस क्वेश्चन में। देखो सेम टू सेम कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपका दे रखा है। देखो ये बेसिक के क्वेश्चन में पेपर में देखा था। देखो से लोड होने दो। ये बताओ कि लाइव क्लियर पहुंच रही है तुम्हारे पास, क्लियर आ रही है? एक बार फटाफट बता दो। तब तक लोड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया लोड। ये पहला पेपर है 2024 का। ये देखो ये रहा क्वेश्चन 2024 के पहले ही पेपर में। ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन? सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर तुमसे कंपेयर करवाने को बोलूंगा तो सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, यही क्वेश्चन तुम्हें अभी एनसीईआरटी में दे रखा था, कहते हैं इसलिए एनसीईआरटी लगाना जरूरी है। ये एनसीईआरटी का बस केवल समझाने का तरीका था इस क्वेश्चन को, और उन्होंने सेम टू सेम क्वेश्चन का किया, तुम्हारे एग्जाम 2024 में सेम टू सेम दे दिया। ठीक है, अगर तुम साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो 2024 का पेपर है। ठीक है, पहला ही पेपर दे रखा था, और ये तुम्हारा पहला रियल नंबर चैप्टर दे रखा है। ठीक है, और रियल नंबर चैप्टर में अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है। समझ में आया आपको? ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर है? ये और वो क्वेश्चन सेम टू सेम देखो है बिल्कुल। अगर है तो यस सर कर दो भाई। ठीक है, देखो जब भी कभी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो करना कुछ नहीं, देखो हम बताएं हमेशा याद रखिए कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होता क्या, ये आप समझो ये ट्री मेथड वाला सवाल है। कौन सा सवाल है? ये ट्री मेथड वाला सवाल है, इसमें करना कुछ नहीं होता है। देखिए ये जो नंबर है ये कैसे मिलता है? 13 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 91 मिलेगा, 91 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 455 मिलेगा, 455 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1365 मिलेगा, 1365 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4095 मिलेगा, 4095 मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो 8190 मिलेगा, 8190 मल्टीप्लाई हम जब इससे करेंगे 2 से तो आपका 16380 मिलेगा, और जब इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो 32760 मिलेगा। ये 3 घंटे का सवाल है। अब जब आपका यही सवाल आपका प्रीवियस क्वेश्चन दे रखा था तो उसने आपसे सिंपल चीज क्या पूछी थी इसमें, मैथ बेसिक के पहले पेपर में। अच्छा ये जो पेपर दे रखा है ये कंपार्टमेंट का पेपर दे रखा है, याद रखिए। आप अगर ये यकीन ना हो तो ये पेपर ले आना कंपार्टमेंट वाला, उसमें चेक कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज द फॉलोइंग फैक्टर ट्री मेथड, देखा आल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। एक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपसे पूछ रखा है, और उसमें कहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। तो करना कुछ नहीं आपको, सिंपल एज दैट। भाई 37 91, यहाँ 91 कर लेंगे आपका, और 91 अब 91 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा 3 और 3 9 जा 27, 273 हो जाएगी। अब 273 जब का इससे करेंगे 3 जा 9, 3 7 जा 21 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 819 बनेगा आपका, जो कि दे रखा है यहाँ पे। 8 होगा 1638, और 1638 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 3276 बनेगा। और आपसे क्या पूछा उसने? ये कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे 3276, वाई की वैल्यू 1638, फिर आपका जेड की वैल्यू 273, ठीक है, एंड डब्ल्यू की वैल्यू 91। आपसे ये भी पूछा कि भाई एक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मतलब कि 3276 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा है। तो मैं आपको बताऊं ये सामने नकल करने के लिए बिल्कुल एक बार 2 से काटो ये आ जाएगा, 2 से काटो ये आ जाएगा, 3 से काटो ये आ जाएगा, 3 से काटो ये आ जाएगा, 3 से काटो ये आ जाएगा, और फिर से काट देना। सामने ही तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ दे रखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे, जब हम फर्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू एक साथ में करवा दूंगा। यहाँ देखते हैं पहले क्वेश्चन में और पहले चैप्टर और देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें समझनी है।
देखो अगर कभी भी ऐसा प्री मेथड वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ठीक चलो अब यहां देखो, इसमें देखते हैं। देखो यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा, कह रहा है कि कंसीडर द नंबर ऑफ 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि अगर हम इसकी पावर का रखा n एक एक्चुएशन नंबर दे रखा, तो ये कह रहा है क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 4 का, अगर हम 4 के ऊपर n पावर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 4 के ऊपर हम कोई भी अगर वैल्यू लगाते हैं n की, जैसे जस्ट लाइक 3 लगा देते हैं, तो क्या अभी कोई ऐसी चीज हो सकती है कि वो एंड करे 0 से? तो आप एक बात समझ लीजिए पहले ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक बार एमसीक्यू पूछ रखा है, तो समझो ना ध्यान से। पहले जब भी कभी आपसे ये बोले कि हाँ भाई, कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे रखा था 4 की पावर n, आपसे कह रहा है कि 4 की पावर n दे रखा है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि n की किसी भी पावर के लिए, एनी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये जो 4 की वैल्यू होगी आपकी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम n की जो है 3 वैल्यू ले लेते हैं, तो आप यहाँ चेक करेंगे n की ओवर 3, n की वैल्यू अगर हम 3 ली तो 4 की ओवर 3 जो होगा 64 बनेगा। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें, तो जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो 4 की ओवर 2 मतलब कि ये 60 बनेगा। अगर हम यहाँ पे n की पावर जो n की जो वैल्यू है 1 ले लें, तब भी हमारा 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 मतलब कि 4 आंसर आएगा। तो इससे क्या कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है सिंपल एज दैट कि आप n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, आप इतना समझ जाइए कि वहां पे हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी आपकी, नॉन जीरो आएगी। तो क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो लास्ट में जीरो दे सकता है? नहीं। तो आप सिंपल चीज जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू में सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर बात करें, मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में तुमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि हाँ इंपॉर्टेंट अगर कोई बनेगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक क्वेश्चन 6 दे रखा है और एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 4th वाला, चाहो तो नोट कर लो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में 4 और 6 दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो तुमसे पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन है 5, 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन है जो तुमसे पूछ लेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, तुम आराम से कर सकते हो। तो 4, 5 और 6 क्वेश्चन आप आराम से नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे हो सकते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या रखा था, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 597 इक्वल टू 9, दोनों का एचसीएफ अगर 9 है और दोनों का एलसीएम जो है ये पूछने को कह रहा है, तो आप खुद समझिए पहले। फोर्थ क्वेश्चन कितना इजी है, एक तो नंबर 306 है, दूसरा नंबर 657 दे रखा है, और उनका एचसीएफ खुद उसने 9 बोल दिया। तो भाई आपको पता है ना एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कि दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एचसीएफ। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे। इसको कर लीजिए, 9 7 जा 63 and 2 9 3 जा 27 and 306 मल्टीप्लाई 73, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो अभी तुमको एग्जांपल में 4 की ओवर n बोला, अब इसमें सवाल में क्या बोलते हैं 6 की पावर n। देखो 4 की पावर में n का रूल क्या था, n का रूल ये था कि अगर ऑड पावर होगी तो हमेशा 4 आएगा, अगर इवन पावर होगी तो हमेशा क्या आएगा, सिंपल चीज 6 आएगा। लेकिन n की कोई वैल्यू रखने पे आपका लास्ट में 0 डिजिट जो है वो नहीं आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे 6 पावर, याद रखिए हमेशा 6 के ऊपर कोई भी पावर लगी हो, क्या लगी हो, कोई भी पावर लगी हो, या n की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा 6 ही आएगा। एग्जांपल के लिए 6 पावर 1 2 3, 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा। 6 n की किसी भी पावर के लिए आपका हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा। तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसमें क्या हो, लास्ट में 0 दे पाए। तो आपको ये चीज कर लेनी आराम से। मैं फिर से रूल समझा दूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखो क्वेश्चन दे रखा है 6 वाला, कह रहा है 7 11 और ये मल्टीप्लाई 13, यहाँ प्लस में 13 दे रखा है, फिर 7 प्लस 6 और 5 4 3 2 1 और प्लस में 5 दे रखा है, कह रहा है आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है।
यहां देखो 7th क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पैथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। देखो ये मैंने बताया था अभी तुमको, मैंने बताया था कि अगर कभी भी सेम पॉइंट पे मिलने वाली बात आएगी, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये ऐसे क्वेश्चन कई बार 2 नंबर पूछता है, ठीक है, या 3 नंबर पूछेगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्या सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सेम पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम पॉइंट पूछेगा, आपका टाइम बताओ, सेम पॉइंट जब मिलेंगे तो टाइम बताओ। करना क्या होगा सेम पॉइंट वाले में, आपको मैंने बता रखा है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो ये सिंपल चीज, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो √2 वाला नोट कर लो अभी से, √2 वाला, √3 वाला, ये 5 - √3 वाला, और 3√2 वाला, ठीक। और ये क्वेश्चन बस समझ लो। देखो श्योर शॉर्ट 2 नंबर में हमेशा आपका क्वेश्चन आ रखा है, 2 नंबर और प्लस में 1 नंबर। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो पहले, ठीक है। एक तो आता क्वेश्चन तुम्हारा एसेशन और रीजन में, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें प्रूफ करने के लिए आएगा। क्वेश्चन कौन कौन सा आ सकता है आप नोट कर लेना, √2 और √3, फिर आपका ये 3√2, फिर 3 प्लस में 2√5, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पे अभी ऊपर एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, 5 - √3। पिछली बार 2024 में एक क्वेश्चन आ रखा था, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है 5, -√3 एंड 6 प्लस का √2। ये वो सारे नंबर है जो तुमसे प्रूफ करवाएगा कि प्रूव दैट इरेशनल, ठीक। तो ये सारे नंबर आप प्रूफ कर देना इरेशनल में। ये आपका 2 नंबर मिलेगा और 1 नंबर का मिलेगा एसेशन रीजन। ऐसा रीजन कुछ नहीं होगा, एग्जांपल के लिए 2024 क्वेश्चन दे रखा था कि 2 + 3, ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, और नीचे क्या होगा, उसका रीजन दे रखा होगा। तो ये 3 नंबर यहां से आता है और 2 नंबर वहां पे आएगा और 1 नंबर है। तो क्या ये 6 नंबर का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया? फटाफट बताओ, ये नोट कर लेना चाहो तो, बस प्रूफ करना आना चाहिए तुम्हारे, और कुछ नहीं। पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल, अब ये जैसे बात करते हैं पूरा, अगर अलजेब्रा आपका पूरे अलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर देखे, और अलजेब्रा में पूरे 4 चैप्टर है, 20 नंबर का आता है। इससे आपका पॉलिनोमियल से कम 4 या 5 नंबर का बनता है। पहले ओवरव्यू देख लो, पूरा ओवरव्यू क्या रखा है। देखो पॉलिनोमियल के पहले, जब आपके 10th में पहले क्या था, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों थे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों थे। क्वाड्रेटिक मतलब कि भाई जिसका जनरल फॉर्मूला ax² + bx + c होता है, और क्यूबिक क्या दे रखा था, इसका जनरल फॉर्मूला सिंपल ऐसा था कि ax² + bx + c, और आपका सॉरी ax³ + bx² + cx + d = 0, ये था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये पूरा काट दिया गया है, आपके में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हम इसको ही पढ़ेंगे। देखो अब बात करते हैं, अगर तुम सबको दिख रहा हो तो सबसे पहले ये देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, देखो फटाफट सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 क्वेश्चन इसमें आएगा। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। कौन सा फॉर्मूला बेस्ड? देखो रिलेशन पूछेगा बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट का। देखो आपसे जब भी अगर पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहला टाइप क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि रिलेशन बताओ कि आपका कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा हो, सिंपल अगर मैं तुमसे समझाना चाहूं, ठीक है, देखो आराम से समझो कि ax² प्लस में bx प्लस में c, याद रखो कि पॉलिनोमियल चैप्टर में ये फंक्शन x करके लिखा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यही चीज क्वाड्रेटिक में चली जाती है, क्वाड्रेटिक चैप्टर में अगर चले जाएं
तो यही चीज ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 करके लिखी जाती है। अब याद रखिए, जब ये पॉलीनॉमियल में था फंक्शन एक्स करके लिखा, तो इसके जो वैल्यू है इसको हम अल्फा बीटा में, याद रखिए एक्स की वैल्यू को अल्फा बीटा लिखते हैं और अल्फा बीटा लिखते हैं, और इनको कहते क्या है, इनको कहते हैं जीरो। लेकिन अगर हम चले जाएं क्वाड्रिक वाले चैप्टर में, तो भाई इसमें भी x की दो वैल्यू होती है, उनको भी हम अल्फा बीटा कहते हैं, लेकिन इनको क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल क्वाड्रिक इक्वेशन में इनको रूट्स कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि रूट्स क्या है, जीरोस क्या है, x की वैल्यूज है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया आपको? सिंपल है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल की या फिर क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिए, कभी पूछ लेता है तुमसे कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रिक पॉलीनॉमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये आपका क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। समझ गए आप लोग सभी? अब यहाँ पे एक चीज समझिए पहले कि इस जनरल फॉर्मूले में दो वैल्यू होती है एक्स की, एक तो अल्फा होती है, एक तो बीटा होती है। अब अगर मैं इन दोनों रूट्स का मतलब अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अल्फा प्लस में बीटा कर लूंगा, ये हो जाएगा। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा जो है, लेकिन इसका एक रिलेशन निकल के आता है कोएफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन ए है, एक्स का बी है, और आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो ये आता है बी माइनस का ए। ठीक, अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या होता है अल्फा बीटा, जो कि क्या होता है सी अपॉन ए, ये आपका रिलेशन आ जाता है। अब पहले टाइप का क्वेश्चन करते कैसे हैं, कुछ नहीं, आप हमेशा याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं टाइप 1 के। तो टाइप 1 में आपके सिंपल जी इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सबसे पहले हम एबीसी निकालेंगे और उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा या फिर ये वैल्यू करके इनको वेरीफाई करवाएंगे। ये चीज पता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। ये बताओ कि टाइप नंबर 1 में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, एग्जाम्पल बात करते हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। भाई ये तुम्हें पॉलीनॉमियल दे रखा हुआ, तुम यहाँ से फटाफट ए बी सी निकाल लोगे और एबीसी निकालने बाद में अल्फा प्लस बीटा एक तरफ रखोगे और माइनस बी को एक तरफ रखोगे। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है तो हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या आता है, देखो सेकंड टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, देखो हमेशा याद रखना, पहले में तुमसे क्या करेगा, रिलेशन वेरीफाई करवाएगा, दूसरे में पता क्या करेगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन तुमसे बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करो। तो देखो समझो पहले ये हमारे क्या लिख रखा है, ठीक है, ये सारे नोट्स तुम लोग पास में है पहले से ही, तो आराम समझो। पहले टाइम में क्या था कि तुमको पॉलीनॉमियल खुद दे देगा, एबीसी फाइंड आउट करवाएगा और उसके बाद में क्या बोलेगा, आपको वेरीफाई करो कौन से रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट को। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आते हैं, पहले टाइप का आप लोग कर लोगे। अब आता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उसमें क्या होगा, आपको अल्फा और बीटा दे देगा, अल्फा बीटा तुमको खुद दे देगा, और अल्फा बीटा अगर दे देगा तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर समझ में आ रही तुम लोगों को, कैसे करना है टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने को कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा जरूर दे देगा, आपसे कहेगा कि देयर आर टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो जो जीरोस दे रखे हैं उनको एक बार आप उनका सम निकालिएगा, प्रोडक्ट निकालिएगा, और ये इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें आप पुट कर देना, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी आपका सवाल खत्म नहीं होता, फिर आपको फिर जब ये मिल जाएगा तो आपको फटाक से ये रिलेशन भी वेरीफाई करवा देना है। तो क्या टाइप सेकंड क्लियर हो गया तुम्हारा? बोलो भाई, फटाफट बोलते जाया करो ताकि भाई मुझे भी क्लियर हो कि तुम लोग जिंदा हो, पढ़ रहे हो, ऐसा ना लगे मैं भूतों को पढ़ा रहा हूं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लो कि है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कल मैंने क्या बोलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज लिखवाए थे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो बताएं, ये देखो इसमें क्या होगा, तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछेगा, किसकी वैल्यू पूछेगा, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा, कहेगा इसकी वैल्यू बताओ, बीटा स्क्वायर अल्फा पूछेगा, इसकी वैल्यू बताओ, लेकिन इसकी वैल्यू हम कहां से निकालें, तो आपको मैंने यहां लिख रखा है ऑलवेज गिव ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फाइंड द अल्फा बीटा एंड देन फाइंड गिवन एक्सप्रेशन वैल्यू। कुछ नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी पॉलीनोमियल की। ठीक, एग्जांपल बात करते हैं, चलो जैसे 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2,
ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है, तो आप इससे यहाँ पे A4 B2 C2 ये दे रखा है, तो आप संपत्ति अगर ये दे रखा है तो आप फटाफट, अगर मैं बात करूं ये ना निकालो तब भी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है, इसमें आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए। आप बोलोगे सर 2/4 होगा, वही माइनस का, तो ये माइनस का 1/2 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं कहूंगा अल्फा बीटा बताओ तो आप बोलोगे सर 2/4 आएगी, मतलब 1/2 आ जाएगी। आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया। तो अब अगर आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलो सर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा, ये है, तो मैं इसमें दोनों में क्या करूंगा, अल्फा बीटा कॉमन ले लूंगा और ये अल्फा प्लस बीटा अंदर हो जाएगा। अब अल्फा बीटा की जो वैल्यू मैंने निकाली थी इस पॉलीनोमियल से 1/2 मैं यहाँ रख दूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की जो मैंने वैल्यू निकाली थी ये वाली -1/2 यहाँ रख दूंगा, और ये माइनस का 1/4, इस पूरे वैल्यू जो इससे पूछी इसका पूरे का आंसर ये रहा माइनस का 1/4। क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो कर लोगे, बताओ भाई? ये पूरा सेक्शन थर्ड जो टाइप 3 क्वेश्चन दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर सवाल तुम्हारे पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछे गए हैं। तो ये चीज क्लियर है कि तुम्हारा ये सवाल आएगा तो तुम कर लोगे फटाफट। चैप्टर में 3 टाइप के सवाल आएंगे, फटाफट समझो। सेकंड चैप्टर में 3 टाइप के सवाल आएंगे। पहला टाइप क्या आएगा, रिलेशन वेरिफिकेशन करने वाला आएगा पहला टाइप सवाल, ठीक है। सेकंड टाइप का सवाल कौन सा आएगा कि आपको अल्फा बीटा दे देगा और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड टाइप का सवाल क्या आएगा कि आपसे इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी है उसकी वैल्यू पूछेगा और उसके लिए तुम्हें एक इक्वेशन पहले पॉलीनोमियल की दे रखी होगी, तो हम उस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे मैं तुमसे बोलूंगा कि कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हुआ क्या था, कल एक सवाल था अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस में बीटा 4 अल्फा क्यूब, सॉरी अल्फा क्यूब बीटा 4, ये सवाल था, इसकी वैल्यू पूछी थी और इक्वेशन दे रखी थी। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप क्या करोगे, इसमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, नहीं रुको, ये सवाल नहीं था, ये था अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, इसकी वैल्यू पूछी थी और एक पॉलीनोमियल दे रखा था। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब अपॉन में अल्फा बीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि तुम दिक्कत कर जाते हो कि इसका हम क्या करें। तो ये तुम्हें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब वैल्यू पता है क्या होती है, ये होती है अल्फा बीटा। फिर क्या होती है वैल्यू, आप बोलो सर वैल्यूज की होती है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अब फिर दिक्कत आ गई, तुम्हें अल्फा बीटा वैल्यू पता है, अल्फा बीटा पता है, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता है, फिर क्या करोगे। तो सिंपल चीज मैंने तुमको इसका समाधान मैंने बता दिया था, फिलहाल आराम से यहाँ समझ लो। जब भी कभी ये कंडीशन आए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की, तो आप अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब की सीधी वैल्यू याद कर लो और क्या लिखोगे, देखो ये लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 3 अल्फा बीटा। इसको याद कर लेना, जहां भी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अगर ऊपर बनता है तो आप फटाफट ये पूरी वैल्यू लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाए तब क्या करना है, ऐसा भी सवाल आएगा, क्योंकि तब क्या करना है तो आप सीधे लिखोगे इसके लिए अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। बस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है वहां ये वैल्यू रख देना और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है तो ये वैल्यू रख देना। इन दोनों को नोट डाउन कर लो कि जब भी कभी अगर वैल्यू पूछने वाला सवाल आया और ये कंडीशन बनती है तो आप लोग वहां चूके नहीं, फटाफट जरूर नोट कर लो। हाँ भाई नोट कर लिया, तो बताओ सेकंड चैप्टर पूरा क्लियर है। अगर आपका सेकंड चैप्टर क्लियर है तो फटाफट मुझे बता दो कि हाँ सर। तो आप बोलो सर पहले वाले में एक्स एक्सिस एक बार टच हो रहा है तो इसका जीरो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर दूसरे फिगर में बताओ एक्स एक्सिस कितनी बार टच हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है, तो आप समझो कि यहाँ पे ये जो फिगर दे रखा है इसमें कितने जीरो आ जाएंगे, आप बोलो 2 आएंगे। इसमें एक्स एक्सिस कितनी बार टच हो रहा है, 1 2 3 बार टच हो रहा है, तो यहाँ पे जब 3 बार टच हो रहा है तो क्या होंगे भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 3 बार आएंगे। यहाँ देखो कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस एक बार होगा तो नंबर जीरो 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 2 3 4 बार, तो क्या होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 4 आ जाएंगे। क्लियर है, ये अगर सवाल आता है तो कर लोगे, ये दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये सवाल 2.1 में जितने भी फिगर वाले सवाल हैं ये तुम्हें समझ आ गया कि याद रखना, अगर तुमसे जीरो नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है और अगर पॉलीनोमियल एक्स के टर्म में है तभी आप ये देखना कि हाँ भाई एक्स एक्सिस क्यों टच रहा है।
टच कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें पॉलिनोमियल बाई के टर्म में दे रखा हो तो तुम एक्स एक्सिस वाला देख रहे हो, ये नोट करने वाली बात है। क्लियर हो गया, समझ गए चीज पहले, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था अभी शुरुआत में ही, क्या बताया था कि रिलेशन में कोएफिशिएंट वेरीफाई करने वाले सवाल आएंगे इसमें, ठीक। तो ये देखो सवाल दे रखे हैं इसमें रिलेशन वेरीफाई करने वाला सवाल दे रखा है, जैसे ये दे रखा है। तो इसमें जैसे एग्जांपल 2 है, अब इस टाइप का सवाल एक कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है इसके पहले जीरोस फाइंड आउट करो, उसके बाद इसमें रिलेशन वेरीफाई करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत पड़ती है इस टाइप वाले क्वेश्चन करने में, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ती होगी इस टाइप वाले क्वेश्चन करने में। अब आगे देखो थर्ड वाला, अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है जीरोस फाइंड करो और उसके बाद क्या है इसके रिलेशन वेरीफाई करो। लेकिन एक चीज समझना ध्यान से पहले, यहाँ पे जब भी ये सवाल तुम्हारे सामने आएगा, देखो एक सवाल आ रखा था पीवाईक्यू में, तो इस सवाल में बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं पहले समझो। इस टाइप के सवाल में पिछली अभी सवाल था, पिछली बार बोर्ड में आ रखा था, उसने आपको फंक्शन पॉलिनोमियल जो दे रखा था वो दे रखा था कि 25x² माइनस का 16, ठीक है, उसने ये कहा था। और आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, मैं बता रहा हूं फिर से, क्वेश्चन दे रखा था कि फंक्शन दे रखा है आपका x के टर्म में 25x² माइनस का 16। आपसे पूछा था कि भाई इसके अल्फा प्लस बीटा, आपका मतलब कि पहले जीरो फाइंड आउट करने हैं आपको और फिर वेरीफाई करना है। तो अब तुम इसमें क्या करोगे, आपको पता है कि अगर मुझे जीरो फाइंड आउट करने हैं तो मुझे 25x² माइनस 16 को जीरो को करना पड़ेगा। तो इसको मैं जब करूंगा तो x² की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 16/25। अगर मैं x निकालूंगा तो आप लगाओगे रूट और क्या निकलोगे, 16/25 लिखोगे। और जब ये वैल्यू करोगे तो आप x की वैल्यू कितनी लिखोगे, 4/5 लिखोगे। क्या ये वैल्यू सही लिख रखी है, बताओ। ये वैल्यू सरासर गलत लिख रखी। याद रखना हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की दो वैल्यू आएंगी, अल्फा और बीटा करके, मतलब x की दो मान तो आएंगे आएंगे। याद रखना जब भी हम x² के हटा के इसके ऊपर रूट लगाते हैं तो यहाँ जो आंसर आता है वो प्लस माइनस में आता है, समझ गए। तो एक बार x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एक बार 4/5 लेंगे और एक बार क्या लेंगे, मॉड्यूलस का 4/5 लेंगे और उसके बाद इसको हम वेरीफाई कर रहे होंगे। तो इस टाइप का सवाल जब भी आए तो ये याद रखना ये क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर हो गया आप लोगों को, चलो आगे देखो, ये चीज क्लियर है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, मैंने देखो बताया था तुम्हें अभी कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपल चीज, आपको तुम्हें वेरीफाई करना होगा रिलेशन को, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन तुझसे पूछेगा कि भाई खुद ब खुद तुम्हें जीरो दे देगा और पॉलिनोमियल पूछेगा। तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी तुम्हें ये अपने आप जीरोस दे दे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल चीज, अल्फा प्लस में बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है, और इक्वेशन में पुट कर देना है। कौन सी इक्वेशन में, x² माइनस का अल्फा प्लस में बीटा और यहाँ पे x और प्लस में अल्फा बीटा, इसमें पुट कर देना है आपका और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके बाहर k लग देते हैं और इसको k=1 लिख के लिख देते हैं, ठीक है। ये सवाल दे रखा है, जैसे यहाँ पे जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। ये कर लोगे अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो, ठीक है। बोलो भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आराम से, सिंपल चीज। जब भी हमें जीरो दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे और हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप में जो इंपॉर्टेंट टाइप का दे रखा था वो देखते हैं। इसमें नहीं देखा था टाइप वाला, नहीं, बीटा हमने क्या निकाल लिया, -8 निकाल लिया। क्लियर हो गया। अब सिंपल चीज ये है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको हम पहले सही से सॉल्व करेंगे। अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ नीचे तो ऊपर अल्फा² और ऊपर बीटा² और अपन में अल्फा बीटा बनेगा, बन जाएगा। जब भी कभी ऊपर ये कंडीशन बने अल्फा² बीटा² वाली, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, आप इसके लिखोगे कि अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अच्छा ऐसा लिखते क्यों है, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास कंडीशन ही सिर्फ केवल है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा कितना, -8 अपॉन में अल्फा बीटा मतलब -8, ऊपर -4 का होल स्क्वायर 16 आएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, प्लस में 16 हो जाएगी, अपॉन कितना होगा आपका -8 दे रखा है, 32 अपॉन में -8 कितना जाएगा, -4। ये आपका -4 इस पूरी वैल्यू का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर कर रहे होंगे, कर लोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। बोलो भाई अल्फा² और बीटा² का तुमसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा,
ठीक है। लेकिन अगर कभी तुमसे अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब पूछे तो आपको पता है कि हमको कंडीशन ऐसी बनानी है फॉर्मूले की कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही बने। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे लिखोगे अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब और माइनस का 3 अल्फा बीटा। याद रखना। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? सबसे पहले थर्ड चैप्टर देखो। थर्ड चैप्टर में तुम्हारे कितने टाइप का क्वेश्चन आते हैं पहले ध्यान समझ लो। 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? और नहीं 3 नहीं 4 टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चारों टाइप फटाफट समझ लो। देखो सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है? देखो तुमसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाएगा और अब तुमसे क्या पूछेगा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवा के? ग्राफिकल। देखो अगर बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लीनियर, ठीक है? यहाँ पे 2 वेरिएबल में तुमसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाएगा, जैसे कि x प्लस वाई कुछ वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है? अब यहाँ पे समझ लो पहले कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है आपका अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड से तुमसे सिर्फ और सिर्फ एरिया फाइंड आउट करवाएगा। देखो अगर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से तो हमें पता होगा सिंपल चीज, आप क्या करते हो x बाई की क्या करते हो x वैल्यू 0 करके y की वैल्यू कुछ वैल्यू निकलती है, y की वैल्यू 0 करके x कुछ वैल्यू निकलती है और x और y की कुछ वैल्यू निकाल के तुम लोग क्या करते हो 3 कोऑर्डिनेट बनाते हो। 3 या 4 कोऑर्डिनेट बनाने के बाद क्या करते हो उनको प्लेस करते हो। तो ग्राफ में हम जब प्लेस करेंगे तो कोई ना कोई आकृति बनती है, ठीक है? हम लाइन प्लेस करते हैं, ठीक है? और हम लाइन प्लेस करते हैं तो आपसे एरिया पूछेगा। अब एरिया के इंपॉर्टेंट सवाल देखो कौन कौन से दे रखे हैं। एरिया का इंपॉर्टेंट सवाल वो है जो तुमसे करवाएगा एक्स एक्सिस पे अगर एरिया क्रॉस कर रहा हो, ठीक है? ट्रायंगल बन रहा हो एक्स एक्सिस पे या फिर ट्रायंगल बन रहा हो बाय एक्सिस पे, तो आपसे अक्सर इनका ही एरिया फाइंड आउट करवाता है। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सिंपल चीज बोलिए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है कि आप बोलोगे हाफ बेस और इनटू हाइट। भाई जो बेस और हाइट आपको सवाल में बन रहा हो, ठीक है, उस तरीके से आप कर लेना। तो टाइप 1 का यही सवाल तुमसे पूछेगा कि जो एरिया इनक्लोज दे रखा है वो पहले बताओ। करना क्या होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए जैसे x प्लस में 2y इक्वल टू में 8 या x माइनस का 3y इक्वल टू 4 दे रखा है। आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, कोऑर्डिनेट बनाने हैं। जैसे मान लिए इससे तुमने 3 कोऑर्डिनेट बना लिए, इससे भी 3 कोऑर्डिनेट बना लिए। अब इससे 3 लाइनें बनेंगी, इससे 3 लाइनें बनेंगी, वो कहीं ना कहीं तो वाई सेट करेंगी, ठीक है? और जब वो वाई सेट करेंगे तो एक एरिया बनेगा। वो एरिया ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है? अक्सर तुमसे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है बोर्ड में, एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाला सवाल बनता है तुम्हारा। समझ गए? तो टाइप नंबर पहले का सवाल कर लोगे आराम से। अगर ऐसा सवाल आया तो कर लोगे, बताओ भाई? अगर ऐसा सवाल आया तो कर लोगे आराम से। चलो अब आगे देखो टाइप नंबर 7 सेकंड का सवाल कौन से आता है, ध्यान समझो पहले। अब ग्राफिकल मेथड के अलावा अलजेब्रिक मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं? अलजेब्रिक मेथड से मतलब कि हम इक्वेशन बना के, तो दूसरा तरीका क्या होता है, इक्वेशन बना के हम जैसे जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उनको हम 2 तरीके से ही सॉल्व करते हैं। पहले 3 तरीके हुआ करते थे। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड। अब वर्तमान में तुम्हारे क्रॉस सेक्शन मेथड को काट दिया है। कितने तरीके रह गए? सब्स्टिट्यूशन मेथड रह गया है, एलिमिनेशन मेथड रह गया है, ठीक है? ये दोनों मेथड रह गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या होता है, अगर मैं कहूं कि x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है और x प्लस में 3y इक्वल टू 8 दे रखा है, आपसे वैल्यू पूछेगा आपसे कि x y की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, x लिख रहा हूं 2 प्लस में y, क्या लिख रहा हूं इसको सोल्व करके, क्या लिख रहा हूं x बराबर 2 प्लस y। तो अगली इक्वेशन में मैं x की वैल्यू ये वाली पुट कर दूंगा, इसको ही कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। एलिमिनेशन में अगर यही सवाल एलिमिनेशन में आता कि x माइनस में y इक्वल टू 2 और x प्लस में 3y इक्वल टू 8 दे रखा होता, अगर यही सवाल हमें एलिमिनेशन में सॉल्व करना पड़ता तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को माइनस करवा देते क्योंकि x x वैल्यू सेम दे रखी है। समझ में आ गया? तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दोनों से कर लोगे आराम से। किधर हो गया सवाल बताओ भाई? समझ गए? तो लीनियर इक्वेशन में 2 टाइप सवाल क्लियर हो रहे हैं आपके कि कर लोगे इन दोनों को, ठीक? अगर इससे सवाल आया आराम से। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो थर्ड टाइप का सवाल पहले समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे सवाल बनता है 100%। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें अननोन वैल्यू पूछेगा। अपने बोर्ड में आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अननोन वैल्यू वाले सवाल अक्सर पूछता है, कोई से पूछेगा अननोन वैल्यू पूछेगा आपसे। अब जैसे ये है सवाल, इसमें अननोन वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तो मैं यहाँ पे एक चीज समझो ध्यान से पहले। अननोन वैल्यू देखो, अननोन वैल्यू क्वेश्चन में देखो समझो पहले, टाइप नंबर 3 क्या रखा है, आपको कंडीशंस दे रखेंगे सॉल्युबिलिटी की। कौन सी? जैसे मान लो या 2 आपके क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले आप समझो कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 होता है।
इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन आपका वन वेरिएबल दे रखा होता है, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ये क्या है आपका जनरल फॉर्मूला है, क्या है आपका जनरल फॉर्मूला दे रखा है, समझ गए। बताओ भाई क्लियर हो गया। अब मेन चीज है जब दो इक्वेशन आ जाती है हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि भैया a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर में 0। फिर यहाँ पे a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर में 0। ये दो इक्वेशन दे दी, जैसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं और उनको हम सॉल्व करके ये तीन केस बनते हैं। तीन केस से समझो। पहले एक केस बनता है कंसिस्टेंस का या यूनिक सॉल्यूशन का। अगर ये ना देगा तो आपसे बोलेगा इंटरसेक्ट। अगर लाइनें इंटरसेक्ट करें, क्या करें, अगर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो लाइनें अगर आपस में कटेंगी तो एक ही जगह तो कट पाएंगी। कोई भी दो लाइनें आपस में एक ही बार एक दूसरे को काटती है। लाइनें स्ट्रेट अगर होंगी तो वो दो लाइनें एक ही बार एक दूसरे को काटेंगी। समझ में आ गया क्लियर। तो अगर ऐसे या तो इंटरसेक्ट बोलेगा या यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा या कंसिस्टेंस बोलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 और b2 के। समझ में आ गया इस चीज को। पहले अगर इनकंसिस्टेंस होती है, ठीक है, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन क्यों होगा भाई, यहाँ पर आराम समझो पहले इस तरीके से कि भाई इसमें क्या हो जाता है आपकी पैरेलल लाइंस हो जाती है। कौन सी हो जाती है पैरेलल लाइन में क्या होता है कि ये कभी मिलेंगी ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा इसका नहीं निकलेगा। फिर आपका माइनस सॉल्यूशन आ जाता है। देखो नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। जब मैनी सॉल्यूशन की बात आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो वहां पे a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। ये तीन कंडीशन तुम्हें ओरली याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें तुमसे अक्सर क्या पूछता है अननोन वैल्यू पूछेगा। कैसे पूछेगा, तो उनको खुद कह देगा कि देयर आर टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एंड देयर सॉल्यूशन इज, जैसे मान लीजिए पूछ लेगा आपसे कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आप पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के या इस तरीके पूछेगा। देखो यहाँ पे बर्ड प्रॉब्लम जो मैंने बता रखी है वो यहाँ पे दे रखी है, तो बर्ड प्रॉब्लम है। इससे सवाल आएगा अननोन वैल्यू वाला, कर लोगे? बोलो भाई कोई भी सवाल आया अननोन वैल्यू वाला कर लोगे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ? अरे तुम्हें सीक्वेंस वाइज चैप्टर समझ आ रहा है कि एक ही चैप्टर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ओरली तुम अगर ये समझ गए तो तुम्हारा एग्जाम वैसे ही आसान हो जाएगा। समझ गए? आप यहाँ पे देखो चौथा टाइप बर्ड प्रॉब्लम। देखो याद रखा बर्ड प्रॉब्लम ने क्यों ले रखा है, ये तीसरे चैप्टर की बर्ड प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है। इसे केस बेस्ड वाले सवाल जरूर पूछते हैं, 12 नंबर पूछेगा, ठीक है, मतलब कि 4 नंबर का केस स्टडी पूछ लेता है। तो यहाँ से केस स्टडी पूछी जाती है, वरना आपसे सवाल पूछेगा। कौन कौन सवाल पूछेगा? ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं ये वो एग्जाम्पल है जो आर एस अग्रवाल की बुक में दे रखे हैं, ठीक है, पहले समझ लो। प्रॉब्लम ऑफ मनी मैटर, जैसे मनी मैटर बात करते हैं, बोलेगा 4 पेन इतने रुपए के हैं, 5 अगर क्या होते कॉपी इतने रुपए की है, या 5 कॉपी इतने रुपए की, 4 पेन इतने रुपए के हैं, तो आपसे कॉपी पेन की कॉस्ट पूछता है। वो लीनियर इक्वेशन ही होती है। समझ में आ गया आपको? तो उसमें क्या होगा आपसे ये सवाल करने को कहेगा। तो दूसरा आता है प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्यों, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पूछ रखा है डिजिट वाला कि प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स में ये 10 into 10 डिजिट और यूनिट डिजिट वाला ये सवाल पूछ लेगा। फिर एक आता है प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रॉब्लम ऑफ बोट स्ट्रीम, ठीक है। बच्चों को अक्सर बोट स्ट्रीम में दिक्कत होती है और बच्चों को टाइम एंड वर्क में दिक्कत होती है। फिर उसके अलावा बच्चों को टाइम और डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको बच्चों में बहुत दिक्कत होती है। इसमें अक्सर सवाल बच्चे जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जब मैं करवाल पीवाईक्यू के करवाऊंगा तो ये तुम्हें क्लियर करवा दूंगा। बताओ ये क्लियर हो गया? तीसरा चैप्टर क्लियर है? अगर क्लियर है तो तुम लोग चैट में ही बोल दो कि हाँ भाई सर क्लियर है। बोलो भाई क्लियर है? आराम से पहले समझ। देखो फिर से ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। देखो पूरा चैप्टर सिर्फ केवल 2 पेज में है, समझो आराम से पहले। भाई अगर मैं तुमसे बोलूंगा सिंपल चीज, हो जा भाई कहाँ पे, आराम समझो। देखो पहले टाइप का सवाल सॉल्व करोगे, 2 ही लीनियर इक्वेशन को 3 कोऑर्डिनेट बनाओगे, एरिया इनक्लोज करोगे और उससे एरिया निकाल लोगे। क्लियर हो गया? रेक्टेंगल हो रहा है तो हाफ फेस इनटू हाइट निकाल लेना है, स्क्वायर हो रहा है तो साइड स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें? अब बात आती है जैसे मान लो टाइप 2 क्या होगा। टाइप 2 में क्या होता है कि तुमसे सही ग्राफिकल मेथड यूज करवाना है। तुमसे पूछेगा भाई, अच्छा याद रखना हमेशा इसमें कुछ ऐसे सवाल जरूर देगा आपको जिससे तुम्हें परेशान करे। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड, जैसे ऐसे सवाल दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 6।
ऐसे सवाल दे दिया इक्वल टू 0, आपसे पूछा, या फिर यही दे दिया ए स्क्वायर वैसा बी स्क्वायर दे दिया, मतलब कि जो सी वाली वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो तुमसे कुछ ना कुछ करवाएगी, समझ आ गया। और इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे सवाल आते हैं जैसे 1 अपन में एक्स माइनस का, जैसे यहाँ पे दे दिया कि 16 अपन में एक्स प्लस का वाई, या प्लस में 25 अपन में एक्स माइनस का वाई, आपसे पूछेगा इक्वेशन, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा आपको, जैसे मान लो 40 दे दी, ऐसे एक इक्वेशन और बनाएगा, आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछेगा, समझ गए। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो तुम्हें यूज करवाएगा, तो ये समझे इसमें अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप आपसे अननोन वैल्यू वाला पूछेगा, इसका सवाल अक्सर आता है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप नंबर 4 एज वाले, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके पास आरएस अग्रवाल हो वो यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि मैं एनसीईआरटी निकाल पाऊं, जिसको आरएस वाला जिस पास हो वो नोट कर ले। सवाल समझो इसमें, एक तो आते हैं रूट्स फाइंड करने वाले, एक आते हैं आपके नेचर और रूट्स वाले। रूट्स फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए दो टाइप के सवाल आते हैं, एक आता फैक्टराइजेशन वाला, एक आता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। अगर हम रूट्स निकाल पाए, देखो मैंने बताया था उस समय भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले बात तो समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप समझो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, इसमें हम 0 बार कर देंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपके अगर हम x की जो वैल्यूज निकालते हैं तो उन x की वैल्यूज को ही क्या बोला जाता है आपका, इनको रूट्स कहा जाता है। और हमने दो वैल्यू को, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो अगर वो फैक्टर तरीके से निकल जाती हैं तो आप हम उसको फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं रूट्स को। अगर नहीं निकलती है तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी कहा जाता है। क्या होता है, सबसे पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। एबीसी हमें कहां से निकलेगा, ये जो इक्वेशन है वो दे रखी होती है, उससे हम ए और बी और सी निकाल लेंगे। एबीसी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और जहां पे ए नॉट इक्वल टू होता है 0 के, तो हम एक्स निकालेंगे माइनस बी प्लस 1 में रूट डी अपन में 2a, इस तरीके से हम निकाल लेंगे फटाफट। और उसके बाद जब हम निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये अल्फा ये हो सकता है ये, और ये बीटा हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसमें रिलेशन की बात करते हैं, वही रिलेशन होगा जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था, यही चीज। अब बात करते हैं, देखो नेचर और रूट्स में क्या होता है, दो टाइप के सवाल आते हैं, या तो तुमसे नेचर पूछेगा क्या पूछेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ये पूछ सकता है कि नेचर और रूट्स बताओ, ठीक है। अगर नेचर और रूट्स क्या बोलते हैं पूछवाएगा तुमसे, या फिर तुमसे क्या पूछवाएगा, ठीक है, ये बोलेगा आपसे कि नेचर रूट्स अगर नहीं बता पा रहे हो, सॉरी एक मिनट, या तो तुमसे नेचर और रूट्स पूछेगा, ठीक, या फिर तुमको नेचर रूट्स दे रखा होगा और तुमसे क्या पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछेगा। दोनों में से कोई एक चीज तुमसे पूछ सकता है कि या तो भाई तुम नेचर और रूट्स बताओ या फिर के की वैल्यू बताओ। तो याद रखिए कि अगर आपको नेचर और रूट्स ये बताना है तुम्हारे लिए कि बताओ नेचर और रूट्स क्या दे रखा है, तो आपको बताऊं नेचर और रूट निकालने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले समझो कि नेचर और रूट्स निकालना हो तो आप सबसे पहले डी निकालेंगे, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस की 4ac की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और जब आप डी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो आप ये चीज देखेंगे, ध्यान से समझना पहले, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल और इक्वल होंगे, जो कि हर एक रूट माइनस का भी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन 2a के आता है। लेकिन अगर डी की वैल्यू इक्वल होती है 0 के तो ये रियल और इक्वल रूट्स होंगे आपके, ठीक है, और हर एक रूट माइनस का बी अपॉन में 2a होगा, ठीक। लेकिन अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपके नो रियल रूट्स होंगे और कोई रूट्स नहीं निकलेगा। तो आप समझ गए कि नेचर और रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नेचर और रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac फॉर्मूला दे रखा होता है डी का, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इससे हम डी निकालते हैं और देखते हैं कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 की वाला है या 0 से छोटी दे रखी है, ठीक। अब अक्सर सवाल इसका आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इसका आता है चैप्टर का, अननोन वैल्यू जरूर पूछेगा हमेशा, याद रखिए तुम्हारे बोर्ड में अननोन वैल्यू से सवाल अक्सर पूछता ही पूछता है। ध्यान समझो पहले, इसमें क्या है, अगर तुमसे अननोन वैल्यू पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो तुमको क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स दे रखा होगा, और तुमसे क्या बोल रहा है, अननोन वैल्यू पूछेगा। सवाल कैसे देगा, आपसे बोलेगा कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच हैव द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंपल चीज नेचर दे दिया। जब नेचर दे दिया तो आप समझ जाना, जब भी तुम्हें नेचर दे रखा होगा तो समझ जाना कि हाँ भैया कि डी की ये कंडीशन होगी, जैसे उसने कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
ठीक है, ये क्या है, इसके जो रूट्स दे रखे हैं वो क्या है आपके, इसके रूट्स रियल है एंड इक्वल दे रखे हैं। उसने ये कह दिया कि इसके रूट्स क्या है, रियल इक्वल है। तो आप समझ जाना कि इफ गिवन है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो दैट कि डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर डी बराबर 0 है तो मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होगा। समझ में आ गया। और जैसे ही आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे तो आपको अननोन वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो क्लियर हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि हाँ ऐसा होगा? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलो आगे देखते हैं भाई। ठीक है, यहां देखो थर्ड, देखो थर्ड, थर्ड में क्या है, बर्ड प्रॉब्लम आती है। कौन कौन सी आती है, प्रॉब्लम ऑफ नंबर वाली आएंगी, जनरल प्रॉब्लम ऑफ मनी मैटर वाली आती है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस वाली आएंगी, प्रॉब्लम ऑफ स्पीड टाइम की आएंगी, प्रॉब्लम ऑफ टाइम वर्क का आएंगी, या फिर प्रॉब्लम ऑफ एरिया आएंगी। ये आपकी कुछ बर्ड प्रॉब्लम आती है। लेकिन इससे अगर बर्ड प्रॉब्लम नहीं आई तो तुमसे इसमें केस स्टडी जरूर पूछेगा। ठीक है, अब बताओ फटाफट मुझे जल्दी से ये मैसेज करके बोलो कि सर हमें चौथा चैप्टर भी बहुत अच्छे समझ में आ गया, फटाफट, ताकि आगे बढ़े हम। चैप्टर ही समझा देते हैं फटाफट जल्दी। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लो फटाफट किस टाइप के सवाल आते हैं आपके। देखो सबसे पहले समझो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये वो प्रोग्रेशन होता है जो लगातार सेम डिफरेंस के साथ बढ़ता है। जैसे कि मैं बोलूं अगर मैंने 2 कदम चले हैं तो अगली बार मैं 4 कदम चलूंगा, उसके बाद 6 चलूंगा, 8 चलूंगा। यहाँ इनके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसको ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। याद रखना इनके बीच में गैप सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, CD, मतलब या फिर D से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, अगर हम टर्म सेकंड में से टर्म 1 निकाल दें या फिर टर्म थर्ड में से टर्म 2 को निकाल दें तो इस तरीके से हमें डी का वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें पहली चीज तो आती है एनर टर्म वाली। एनर टर्म क्या होता है, तो एनर टर्म का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एपी का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एंड से एनर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बोलोगे एल माइनस का एन माइनस इंटू डी। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 4 6 8 ये एपी में है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि एपी में है तो 11th टर्म क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो मतलब कि आपको T11 या फिर कई सारी सवाल जैसे एनसीईआरटी में A11 बोलेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, A11 बोलना है या T11 बोलना, करना क्या, A प्लस में एन डी सीधे लगाया करो। अब A आपको दे रखा है कितना, 2 प्लस में 10 इंटू डी के लिए कितनी रखी है, गैप कितना 2 का, भी आपका 20 और 2 प्लस 20 22 आपका क्या आ जाएगा भाई 11 तब आएगा। समझ में आया आपको इस चीज को क्लियर तरीके से कि हाँ ये किस तरीके से होगा। एनर टर्म वाले सारे सवाल आएंगे आप लोग कर लोगे आराम से। ठीक है, सबसे पहले देखो कि एनर टर्म में कौन कौन से टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगर तुम्हें एनर टर्म क्लियर है तो एनर टर्म में ध्यान से तुम आपको पढ़ के आओ आराम से। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो एनर टर्म से 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, या तो तुमसे एनर टर्म सीधे सीधे पूछेगा, क्या बोलेगा कि भाई 11 टर्म बताओ या 12 टर्म बताओ, या तुमसे एंड से पूछेगा कि भाई एंड से एनर टर्म बताइए। ठीक है, एंड से बताओ भाई एनर टर्म क्या होगा। ठीक, लेकिन अगर तुम्हें एनर टर्म नहीं पूछ रहा है तो क्या होगा, तुमको एपी एपी दे रखी होगी या फिर एनर टर्म तुमको गिवन होगा। क्या होगा भैया, गिवन होगा, एनर टर्म गिवन होगा और तुमसे क्या पूछेगा, या तो तुमसे पहला टर्म पूछेगा, ठीक है, या मिडिल टर्म पूछेगा। पहला नेगेटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछता है या फिर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके ये एमसीक्यू मांगता है। ठीक है, या विच टर्म पूछेगा। ये 3 ऐसे सेक्शन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नंबर टर्म और विच टर्म। जब भी कभी तुमको एरर टर्म दे देगा तो ये चीजें वैसे जरूर पूछेगा जो तुम्हारे बोर्ड में सीधे आती है। ठीक है, ये तरीके से क्या किस तरीके से निकालना है ये मैं बता चुका हूं। करना कुछ नहीं होता है, जब भी फर्स्ट टाइम नेगेटिव टर्म पूछेगा, मैं फॉर क्विकली बता दे रहा हूं, जब भी कभी आपसे नेगेटिव टर्म पूछे पहला नेगेटिव टर्म तो आप टीएन की वैल्यू लेस देन 0 कर दो, मतलब एनएफ टर्म की जो वैल्यू हो लेस देन 0 कर दो, मतलब कि a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है उसमें आप लेस देन अगर 0 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म का। क्लियर हो गया आपको आंसर? ठीक है, ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं ये चीज क्लियर है आप लोगों को भाई? बताइए कि हाँ सर हमें ये क्लियर है कि अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, बोलिए भाई।
चलो आगे देखते हैं। अब टाइप 1 तो हो गया, टाइप 2 देखो क्या है। अर्थमेटिक मीन से सवाल बोलेगा आपको, एक एक्सरसाइज होती है अर्थमेटिक मीन वाली। एक्चुअल में मान लो जितने नंबर दे रखे हो उनका अर्थमेटिक मीन पूछे आपको, कुछ मत करो, सबको ऐड कर लो, कितने नंबर है उनको डिवाइडेशन कर दो, आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 नंबर कह रहा था, इफ ए बी आर इन एपी देन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड किया और हाफ कर दिया, मतलब ए प्लस बी अपन में 2, 2 नंबर थे इसलिए। अगर तुमसे 3 नंबर लेट करने को कह रहा है एपी में, तो 3 नंबर इन एपी लेट करेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी। 4 नंबर बोलेगा तो ए माइनस 3डी ए माइनस डी ए प्लस 3डी। 5 नंबर बोलेगा तो ए माइनस 2डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2डी। ठीक है, तो ये नंबर लेट करके भी आप सवाल कर लेंगे, ये टाइप नंबर सेकंड के सवाल होते हैं। अब टाइप नंबर 3 में समझो पहले, सम ऑफ एन टर्म्स वाले। जब भी कभी तुम्हें एपी दे रखी होगी तो अक्सर याद रखना पहले कि अगर तुमको पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, एस एन अपॉन टू ए प्लस एल। याद रखना ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 3 चीजें गिवन हो, कौन सी चीजें, एन नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, पहला टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन होना चाहिए। किसके लिए, एस एन निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको एल की वैल्यू लास्ट टर्म नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, तब आपको एस एन बराबर में एन अपॉन टू 2a प्लस में एन माइनस इंटू डी, ये निकालना है आपको। लेकिन इसके लिए आपको क्या चीज गिवन होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ टर्म गिवन होना चाहिए, ए गिवन होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस गिवन होना चाहिए, या फिर निकाल लोगे ए और डी तो। लेकिन जब भी कभी आपको एन वैल्यू नहीं दे रखी होती, कई बार अक्सर एपी दे देगा पर आपको एन नहीं दे देगा, पूछेगा ऐसे बताओ, ठीक है, मतलब कि या तो आपसे खुद कह देगा कि भैया 20 टर्म का सम बताओ, मतलब कि यहाँ पे एन आपको 20 दे दिया, ठीक, ये सीधे ये पूछ लेगा। वरना आपसे क्या पूछेगा, सिंपल चीज, एस एन की वैल्यू पूछेगा कि सम ऑफ एन टर्म बताओ, मतलब एन की वैल्यू नहीं दे दी, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन एन की वैल्यू ना देके उसने क्या किया, एपी का लास्ट टर्म दे दिया। तब आप एपी के लास्ट टर्म से क्या करेंगे, इफ एन इज नॉट गिवन इन एपी देन फाइंड द एन बाय द एन टर्म फॉर्मूला देन फाइंड सम ऑफ एपी। मतलब कि जब भी एन टर्म नहीं दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे, एपी भी जो लास्ट टर्म दे रखा होगा वहां से क्या करेंगे, एन टर्म का फॉर्मूला लगा के हम एन की वैल्यू लगा देंगे और उसके बाद करेंगे। अब इसमें एपी में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है यहाँ पे, जो अक्सर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये सवाल अक्सर स्टैंडर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो छोड़ के आते हैं। ठीक, समझो पहले कैसे। अगर कभी भी तुम्हें एस एन दे रखा है, जैसे मैं करूं एस एन दे रखा है 6n स्क्वायर और प्लस में 3n माइनस 3 मान लेते हैं, 6n मान लेते हैं 6n स्क्वायर माइनस का 3n, ठीक है, ये दे दिया एस एन। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ एन टर्म बताओ, टीएन की वैल्यू पूछता हूँ, ठीक है, टीएन या फिर एन टर्म क्या है ये पूछूंगा। मतलब अगर मुझे एन टर्म एन के टर्म में भी आ गया तब मैं एपी निकाल सकता हूँ, एन टर्म पूछेगा या फिर आपसे एपी पूछेगा। इसमें करना क्या है, जब भी कभी एस एन की वैल्यू एन के टर्म में दे रखी हो और आपसे एन टर्म पूछे तो फॉर्मूला क्या करना है, एस एन और एस एन माइनस 1। एस एन तो तुम्हें पता है पर एस एन माइनस 1 नहीं पता है, तभी तो हम इस वाले फॉर्मूले को पुट कर पाएंगे। तो पहले आप एस एन माइनस 1 निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, देखो एस एन माइनस 1, जहां जहां एन दिखेगा वहां पे एन माइनस 1 आप रख के वैल्यू पुट करेंगे। आप समझिए, ये 6n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 6n स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस का 2n और यहाँ पे माइनस में 3n और आपका माइनस माइनस का प्लस 3 9। ये एसएन माइनस 1 की वैल्यू आ गई, ये एसएन की वैल्यू आ गई, इन दोनों को हम साथ में माइनस करवाएंगे, हमें एन टर्म अपने आप मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल बनता है जाके, अगर ये सवाल बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर हो गया, बोलो भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, पहले टॉप का क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर हमें ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट में तो फार्मूला बनता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ये रूट के अंदर। पर एक चीज समझिए पहले, जरूरी नहीं कि आप x2 में से x1 ही माइनस करें, आप x1 में से भी x2 माइनस कर सकते हैं, ठीक है, y1 से y2 माइनस कर सकते हैं, पर डिस्टेंस फार्मूला ही यही होता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला अगर पूछता है आपसे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते हो। ये एमसीक्यू में सवाल पूछता है, सुनो पहले आराम से। उसके बाद कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होते हैं, और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है उसको 0, y आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। कोलिनियर के लिए समझ लो, आपसे डिस्टेंस फार्मूले में ही सवाल आएगा आपका कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने का, कि प्रूव दैट देयर आर पॉइंट आर इन कोलिनियर और नॉट। देखो मैंने यहाँ बीएससी करके लिख रखा है, आप चाहो तो इसको मत लिखना, आप सीधे एबीसी लिख लेना। एबीसी कैसे लिखना, आपको ए वाला कैसे रखा था -2, 1,
ए के कोऑर्डिनेट थे 1, 1, बी के कितने थे आपको बताओ, -2, 7, सी के कितने थे 3, -3, ये तीनों कोऑर्डिनेट है। तो जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर जो होंगे वो कब होंगे, वो तब होंगे जब इन दोनों का सम, मतलब कि ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो ए सी के बराबर आएगा। बस इतनी ही कहानी है और कुछ नहीं है। ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के बराबर आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट जो होंगे आपके लगातार ये कोलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट में और कुछ नहीं इसके अलावा। अब देखो इक्वल डिस्टेंस वाले में, ये इक्वल डिस्टेंस पॉइंट क्या होते हैं, एक पॉइंट जैसे मान लेते हैं पी जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे, कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे बना देते हैं, ये दे दिया इन्हें कहा पी ये है, ए रखा बी रखा। देखो समझो पहले, अगर तुम ऐसे बनाओगे तो पी तो भैया मिड पॉइंट बन जाएगा, ध्यान समझना पहले, फिर इसमें मिड पॉइंट वाला फोन लगाते घूमोगे तो सवाल गलत मत करना, ना ही फिगर गलत बनाना एग्जाम में। अगर एग्जाम में फिगर बना रहे हो तो इससे बनाना, इस तरीके से, ये ए और बी, ए बी से इससे जितनी डिस्टेंस ए से पी ए की है उतनी ही पी बी की है, तो इक्वल डिस्टेंस वाला होगा। तो करते कुछ नहीं है, हमेशा हम पी ए का होल पी ए की डिस्टेंस का होल स्क्वायर कर देते हैं और पी बी की डिस्टेंस का होल स्क्वायर कर देते हैं, तब हमें इक्वल डिस्टेंस वाला जो सवाल होगा वो आ जाता है। लेकिन इक्वल डिस्टेंस वाले सवाल में पूछता क्या क्या है, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि क्या क्या पूछता है। देखो ये वो सारी कहानी है डिस्टेंस फॉर्मूला वाली जो तुम्हारे पूछेगा। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिख रखा है, अगर आर वाला बुक किसी के पास है तो एग्जांपल नंबर 2, 4, 5, 6 इस तरह दे रखे हैं सब। सबसे पहले तो डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस पूछेगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल नंबर आपका 9, ठीक है, आप देख लेना जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली एक्सरसाइज 7.1 में, ठीक है, सवाल नंबर 9 इसी पे है। डिस्टेंस अगर गिवन होगी तो अननोन वैल्यू पूछेगा, चाहे तो ए के अंदर जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर वैल्यू पूछ सकता है या बी के अंदर पूछ सकता है। लेकिन अगर तुम्हें इक्वल डिस्टेंस होगा आपका, जब भी इक्वल डिस्टेंस पॉइंट दे रखे होंगे हमेशा, तो क्या है आपको हमेशा क्या होगा, अननोन वैल्यू पूछेगा। इक्वल डिस्टेंस वाला सवाल में हमेशा अननोन वैल्यू पूछता है, ठीक है, या फिर इक्वल डिस्टेंस पॉइंट दे देगा और ए और बी में अगर कोई अननोन वैल्यू होगी तो वो पूछेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 11 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए क्या है, देखो बोर्ड के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट अगर तुम्हें दे रखा है, मान लो ए कॉमा बी, ठीक है, तो तुमसे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछिएगा या वाई एक्सिस के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता जाके, समझ लो आराम से। पहले जब भी कभी इक्वल डिस्टेंस पॉइंट तुम्हें देगा तो या तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछेगा या वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछेगा, समझ गए। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7.1 का 7 और 8 में से कोई एक होगा, ठीक है, जो इसके इस तरह सवाल दे रखा है, बस इतना करना है तुम्हारे लिए, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस में अक्सर क्या पूछता है, या तो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट पूछता है या वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट पूछता है, करना कुछ नहीं होता है। जब भी आप पी लेंगे और अगर मान लो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है पी का, तो आप क्या करेंगे, a, 0 कर देंगे, बस यहाँ ए की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ बी की वैल्यू लिखेंगे आराम से, और इक्वल डिस्टेंस मतलब पी ए का होल स्क्वायर पी बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे आराम से, और ए की वैल्यू बहुत इजी तरीके से आपको आ जाएगी, समझ गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ही रेक्टेंगल स्क्वायर, अगला सवाल देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल रोम्बस, इसमें वर्टेक्स जो मिसिंग होता है पूछता है, ठीक है, वही टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस को बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह दे रखे हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से टाइप नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले से जितने टाइप के सवाल बनते थे मैंने आपको बता दिए, इन सब टाइप के सवाल आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। अब बात आती है, चलो अगला दे रखा है सक्सेस फॉर्मूला। देखो हमें बताएं, जब भी कभी सक्सेस फॉर्मूला तुम्हें दे देगा तो याद रखना ए और बी दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, एक पी एक ऐसा बिंदु होगा या फिर ऐसा पॉइंट होगा ए बी के ऊपर जो एम और एन रेशियो में इस पूरी ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तब हम x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। लेकिन अगर y के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूले का ये फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका ओवरव्यू होता है। लेकिन इससे सवाल कौन कौन से आपके देखो निकलेंगे आगे आपको पता होगा, बताऊंगा भी आपको। पहले मिड पॉइंट देख लो, अगर ए बी दो पॉइंट है, इनके बीच में पी एक मिड पॉइंट बनता है तो कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, और बाई अगर निकालना है तो इन दोनों का हाफ करके हाफ कर दो, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। लेकिन देखो सवाल कौन कौन से पूछते हैं, ठीक है। अक्सर तुमसे देखो, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट ए बी के दे रखे हैं, रेशियो भी दे रखा है, तो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो पी में एक्स वाई के कोऑर्डिनेट पूछ लेगा। या फिर तुमको अक्सर कोऑर्डिनेट दे देंगे जो पॉइंट सेक्शन कर रहा है पूरी लाइन को,
पी में एक्स वाई की कोऑर्डिनेट दे देगा आपको और आपसे रेशियो पूछेगा। तो जब भी रेशियो पूछे हमेशा के रेशियो 1 लेट करना। अक्सर ट्रांसैक्शन या फोर सेक्शन सवाल आता है बोर्ड में, अक्सर इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2024 में सवाल आ रखा है ट्रांसैक्शन वाला। ठीक है, इसमें करते क्या है, एक लाइन दे दी, जब भी ट्रांसैक्शन बनेगा तो यार 2 पॉइंट बनाओगे। जब भी फोर सेक्शन करना है तो आप पूरी लाइन में 3 पॉइंट बनाएंगे। ये नहीं कि ट्रांसैक्शन मतलब 3 पॉइंट बना के चले जाए तुम, गलत हो जाएगा। जब भी ट्रांसैक्शन का सवाल आएगा तो आप केवल लाइन के ऊपर 2 पॉइंट बनाएंगे, पी और क्यू बराबर डिस्टेंस को लेके। अब ए से पी की डिस्टेंस 1 मान ली, पी से क्यू की भी 1 मान ली, क्यू से क्यू 1 मान ली, तो ये ट्रांसैक्शन हो गया आराम से। अब अगर मुझे पी पे ये पता करना हो कि भैया ये जो पी है ए बी को कितने रेशियो में बांट रहा है, तो 1 से लेके पी तक डिस्टेंस 1 है और पी से बी तक डिस्टेंस कितनी है, 1 और 1 2। मतलब पी पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पी पे रेशियो कितना बनेगा, आप बोलो सर पी पे तो रेशियो बनेगा 1 और रेशियो 2। अब मैं पी पे रेशियो कितना बनेगा, तो आप बोलो सर ए से लेके क्यू तक की डिस्टेंस है 1 और 1 2, ठीक है, और क्यू से बी तक कितनी 1 है, तो क्यू पे जो रेशियो होगा आपका वो कितना होगा आपका 2:1। आराम से पी की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और पी का रेशियो भी दे रखा है 1:2। ठीक है, ऐसे ही आप क्यू पे निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है अगले सवाल में, या फिर मिड पॉइंट दे देगा तुमसे अननोन वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका 6 चैप्टर जो था आपका कोऑर्डिनेट वाला वो पूरा क्लियर हो गया। अब ये बहुत आ रखा हुआ है, बहुत बार आ रहा है इस सवाल में, इस फिगर पे सवाल बहुत बार आ रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम भी इंपॉर्टेंट दे रखी है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बनी हुई है आपकी, ट्रायंगल चैप्टर में कई बार ये सवाल आ रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8। सर्किल की मैंने 8 थ्योरम बताई है, केवल 8, जिनमें से मैं 4 इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक देखो, एक बार एमसीक्यू 2024 में एमसीक्यू पूछा था कि अगर कोई लाइन सर्कल को 2 बार काटती है और काटते हुए निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो सिकेंड कहते हैं उसको। ठीक है, इंटरसेक्टर करके कोई लाइन अगर जा रही है सर्कल को दो, मतलब सर्कल को दोनों पॉइंट पे काटते कोई अगर लाइन कट रही है जा रही है तो हम क्या बोलते हैं, सिकेंड बोलते हैं। लेकिन सर्कल को एक पॉइंट पे अगर कोई वैल्यू काट नहीं रही है, टच कर रही है, तो उसे टेंजेंट कहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैंने चित्र बना रखे हैं, आप लोग थ्योरम रिवाइज करेंगे। पहला थ्योरम दे रखा है ये, एनसीईआरटी में देख लेना कि हाँ ये वैल्यू। सेकंड थ्योरम आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रखी है, इस बार बोर्ड में भी आएगी, आप चेक करना, इस बार बोर्ड में आपकी थ्योरम रखी हुई देखने को मिलेगी। थ्योरम 4 क्या है, इसका ही कन्वर्स दे रखी है। 5 ये थ्योरम है, इससे सवाल आता है न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 ये है। ठीक, थ्योरम नंबर 8 कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बस और कुछ नहीं करना है। सर्कल पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, जो एंगल जहां पे होता है उसके सामने वाली वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर होती है और बाकी बेस होगा। अगर हम एंगल को चेंज करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, एंगल यहां कर दिया, तो थीटा के सामने वाला बनेगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला का आपका हाइपोटेनस, अब जो बचा होगा बेस बनेगा। ठीक है, sin थीटा p upon h होता है, cos थीटा b upon h होता है, tan थीटा p upon b होता है। ठीक है, और cot थीटा b upon p, मतलब इनका रिवर्स हो जाता है। अब बात करते हैं tan थीटा की, जो कि sin थीटा upon cos थीटा होता है। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा upon sin थीटा होता है। ठीक है, sin थीटा 1 upon cos थीटा होता है, cos थीटा 1 upon sec थीटा होता है, tan थीटा 1 upon cot थीटा होता है, cos थीटा 1 upon sin थीटा होता है, sec थीटा 1 upon cos थीटा होता है, cot थीटा 1 upon tan थीटा होता है। लेकिन ये आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर sin थीटा cos थीटा एक साथ लिखे हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, tan थीटा cot थीटा एक साथ लिखे हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, cos थीटा sec थीटा एक साथ लिखे हो तो उनकी वैल्यू 1 होगी। अब बात करते हैं स्क्वायर रिलेशन की। देखो ये स्क्वायर रिलेशन आराम से समझ लेना पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे 4 निकल के आते हैं। जैसे एक तो आता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको केवल अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो रूट लगा दो इसमें, रूट के अंदर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इससे और निकल के आता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलोगे 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपको केवल cos थीटा निकालना हो तो रूट के अंदर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इससे दो आपके रिलेशन और निकलते हैं। अगर हम बात करें sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 1% tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा क्या होगा, रूट के अंदर 1% tan स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। लेकिन बात करते हैं tan थीटा क्या होगा, तो उस पर रूट लगा दो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे तीसरा स्क्वायर निकल के आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। ठीक है, चलिए अगर मुझे केवल cos निकालना हो तो ये रहा आपका, ये स्क्रीन निकाल देते हैं। अब आगे देखो, ये आपका एक एंगल चार्ट दे रखी है। ठीक है, तो इस पे एक काम करना, सभी लोग जितने भी लोग जो भी देख रहे हैं आराम से पहले समझ लो कि मेरा एक चैनल है मैथ बाई गब्बर, मैथ बाई गब्बर सर। ठीक है, और डैश में क्लास 10th। ठीक, ये
इसको आप जाके पहले सब्सक्राइब कर लेना। इस पे इस टेबल को बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, समझ गए आप लोग? चलिए अब देखते हैं आगे। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में मैं तुम्हें सिंपल चीज एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दूंगा, ध्यान समझो। पहले जब भी कभी एक एक रूल हमेशा रखना कि जब भी मान लो अगर तुम्हें एक एंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अगर एक एंगल, सुनो पहले, अगर वन एंगल दे रखा है, सिर्फ एक एंगल है फिगर में, एक एंगल, तो आपको याद रखना है कि जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रखोगे और जो दे रखा उसे नीचे, बस। लेकिन अगर सवाल में दो एंगल दे रखे हो, अगर टू एंगल दे रखे हो, सवाल में क्या रखे हैं, दो एंगल दे रखे हैं, तो कुछ नहीं करना है, हमेशा कॉमन साइड ले लो और सवाल कर लो, और कुछ नहीं करना है। इस पे केस बेस्ड स्टडी भी आती है, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप आते हैं, देखो वर्टिकल पोल या फ्लैश टैग वाला आएगा, ठीक है, फ्लाइंग काइट वाला आता है, वर्टिकल बॉल आ जाएगा लेटर के साथ में, ये इस पे केस स्टडी बहुत आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है केस स्टडी के हिसाब से। लेटर वाला जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं, एक आता है लैंप वाला या फिर कास्ट शैडो वाला। दो टावर का रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रिवर वाला आएगा, ठीक है। दो डिफरेंट हाइट के ऑब्जेक्ट वाला आएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो जेट स्पीड वाला क्वेश्चन पूछेगा जिसमें स्पीड ऑफ जेट पूछ सकता है या फिर आपका हाइट ऑफ जेट पूछ सकता है, दोनों टाइप के सवाल इसमें यहाँ पे पूछ रखे हैं। लाइट हाउस या क्लिफ वाला आएगा या फिर क्राउड रिलेटेड वाला आते हैं, ये 10 टाइप के सवाल आपके हाइट एंड डिस्टेंस में निकल के आते हैं, ठीक है। अब आपका कौन सा चैप्टर आ गया है, 16, मतलब कि जो आरएस का 16 चैप्टर है, लेकिन 2-3 चैप्टर रह गए, फटाफट इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो एरिया रिलेटेड वाले क्वेश्चन में सिंपल जी कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो डायमीटर ना हो, मतलब कि सेंटर से गुजरती हुई कोई भी लाइन ना हो, कि सेंटर से दोनों सेंटर से अगर कोई लाइन आराम से पहले, अगर कोई लाइन जो कि सेंटर से होके जाती है और आराम समझो, ध्यान समझो क्या है, अगर कोई लाइन सेंटर से होके जाती है और वो दोनों बाउंड्री को टच करती है तो उसे हम कहते हैं डायमीटर, ठीक। लेकिन अगर कोई लाइन जो सेंटर को ना टच करे पर दोनों बाउंड्री को टच करे तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन वो टच ना करे, सीधे काटती हुई निकल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक, उसे हम सेकेंड कहेंगे, समझ आ गया। चलिए ठीक है, अब आप बात करते हैं, समझो अगर सर्किल में इतना छोटा हिस्सा तोड़ लिया जाए, इस तरीके से काट लिया जाए, तो इसको हम कहते हैं आर्क, क्या कहते हैं, आर्क। तो अगर जो छोटी आर्क है इसे कहेंगे हम माइनर आर्क, जो बड़ी है तो उसे हम बोलते हैं मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। ऐसी अगर सर्किल में इतना छोटा हिस्सा ऐसे हमने एंगल साथ निकाल लिया, जैसे पीछे हम निकाल लेते हैं ऐसे करके, तो ये जो हिस्सा होता है इसे माइनर सेक्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम सेक्टर बोलेंगे, और इस छोटे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे दे रखा है देखो मैंने, ठीक है, और मेजर सेक्टर होता है। ये सवाल ऐसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक। चलो ये आर्क का लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है सिंपल चीज, थीटा अपन 360 इंटू 2πr, और लेंथ ऑफ मेजर का फॉर्मूला सीधे ये लगाना, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही सेक्टर पूछे तो एरिया फैक्टर माइनस सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपन 360 मतलब में πr स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला सीधे सीधे दे रखा है, ठीक। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर इनर रेडियस आउटर रेडियस दे रखी है तो रिंग का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ब्रैकेट में आर प्लस आर और आर माइनस का आर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आता है वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड आपका सॉलिड वाला सवाल। तो इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सर्किल, कोन्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर दे रखे हैं। तुम्हारे 10th में जब भी सवाल पूछेगा तो तुमको दो सॉलिड मिला के सवाल देगा, एक सॉलिड वाला सवाल नहीं आते हम, ठीक है। अक्सर आते तो वो 2 नंबर पूछेगा या एमसीक्यू वगैरह पूछ लेता है, ठीक। चलो यहाँ पे देखो बता दूं फटाफट सिंपल चीज, देखो
क्यूब की बात करते हैं तो इस क्यूब का लेटर सरफेस एरिया होता है 4 पाई उसका लेटर, मतलब कि चारों तरफ का वॉल का एरिया कितना होता है 4 पाई स्क्वायर 4 ए स्क्वायर सॉरी। टोटल सरफेस होता है 6 ए स्क्वायर। ए क्या है आपका एज ऑफ क्यूब दे रखी है। वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है, डायगोनल होता है ए रूट 3। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड पूछ रखा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ वैल्यू विच इज इंसर्ट इन ए क्यूब रूम, मतलब कि अगर एक रूम क्यूब शेप का है तो उसके अंदर बड़ी से बड़ी लंबाई की कौन सी लेंथ की वैल्यू आ सकती है, तो वो हमेशा डायगोनल ही आएगी, चाहे क्यूबॉइड वाला कमरा हो या फिर आपका क्यूब वाला कमरा हो, तो उसलिए हम डायगोनल निकालते हैं ए रूट 3। अगर वन साइड ओपन दे रखा तो 5 स्क्वायर। क्यूबॉइड की बात करते हैं तो इसका एड्रेस होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू का एच। ठीक है, टीएसए के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करना जो हमारे लिख रखा है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच प्लस में 2 एल बी। अब बात करते हैं अगर एक साइड ओपन हो तो कुछ नहीं करना, या 2 एलबी से 1 एलबी रह जाएगा। वॉल्यूम बात करते हैं तो एलबीएच होता है, लेकिन डायगोनली पूछेगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं सिलेंडर और कोन की। देखो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है कवर्ड सरफेस एरिया, तो चारों तरफ का जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अगर टोटल बात करते हैं तो वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, लेकिन वॉल्यूम पूछेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर इनटू में एच। ठीक है, चलो इसको याद करने का तरीका तो मैं बता दूं, सिंपल चीज, अगर तुम याद करना चाहते हो तो कुछ मत करना, सर्किल लेना, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, आप बोलो 2 पाई आर होता है, एरिया क्या होता है वही एरिया होता है पाई स्क्वायर। अगर मैं 2 पाई आर की मल्टीप्लाई एच से करवा दूं तो ये हो जाता है सी एस ऑफ द सिलेंडर, लेकिन अगर मैं पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई एच से करवा दूं तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं कोन की। देखो कोन में ये जो तिरछी हाइट है इसे हम सेट हाइट बोलते हैं, ये इसकी एक्चुअल हाइट होती है और ये आपकी रेडियस होती है। तो आप अगर बात करूं कि भैया सिंपल चीज, अगर तुम यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये अगर आपका रेडियस है ये एच है, तो स्लैंट हाइट मतलब एल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे रूट के अंदर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये क्या होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो जाता है। चलिए तो अगर हम बोले कोड का कर्व सरफेस कितना होगा, आप बोलो पाई आर एल। कोड का तो कोण का सी एस कितना पाई आर एल होता है, लेकिन अगर आपको एल नहीं निकालनी तो सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई आर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। लेकिन अब बात करते हैं टोटल सरफेस कितना होगा, तो वो होगा पाई आर और एल प्लस में आर। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या करते हैं, तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होता है उसका 1/3 वॉल्यूम होता है किसका, कोन का। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हॉलो की बात करते हैं। तो हॉलो में बस सारी चीजें सही हैं, इस नोट्स में ये चीज मत करना, ये 1/3 नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, मतलब नोट्स में ये 1/3 नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं। चैप्टर बचा हुआ है मीन मीडियन मोड। तो मीन की बात करते हैं तो मीन ध्यान समझो, पहले मीन को निकालने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अज्यूम मेथड डायरेक्ट मेथड का सवाल फॉर्मूला दे रखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई होती है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई होती है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपर में 2। तो इन दोनों को निकाल के हम टेबल बना के करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई निकल आएगा, उसको ऐड करने के बाद में। ये अज्यूम का फॉर्मूला होता है, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है, जिसमें ए होता है अज्यूम, हम मान लेते हैं कोई अज्यूम मीन कर लेते हैं, डी आई क्या होता है, हम अगर एक्स आई में से ए माइनस करते हैं तब। इसमें क्या है ए अज्यूम मेथड हो जाएगा, यू आई कितनी एक्स आई माइनस ए अपन एच हो जाता है। एच क्या होती है विद ऑफ द क्लास होती है। मीन इसमें आपके सिंपल चीज देखो, मीन मोड में कुछ नहीं, 12 सवाल करने पूरे चैप्टर खत्म। एक सवाल डायरेक्ट मेथड वाला, एक अज्यूम मेथड वाला, एक एक्सक्लूसिव वाला, 3 हो गए, एक 1 अननोन वैल्यू वाला और एक 2 अननोन वैल्यू वाला, बस कुछ नहीं करना आपको। देखो अगर मीन फाइंड करवाएगा तो या तो डायरेक्ट मेथड करवाएगा या अज्यूम मेथड करवाएगा। अगर तुम्हें मीन गिवन दे रखा है तो 1 अननोन वैल्यू का सवाल पूछ सकता है, और अगर मीन गिवन है और आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो 2 अननोन वाला सवाल पूछेगा ही पूछेगा। इनको यहाँ इंक्लूसिव लिखा पर एक्सक्लूसिव श्री वाला जब भी सवाल आपसे पूछेगा तो कुछ नहीं करना, आधा इसमें कम करो आधे इसमें बढ़ा दो। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन का ये फॉर्मूला होता है एल प्लस में एच ब्रैकेट में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है, एच होती है विद ऑफ द मीडियन क्लास, एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, सिग्मा एफ आई ये क्या होता है एन होता है। अब दिक्कत यह है कि आपको पता होगा कि इसमें सारे सवाल जो है वो मीडियन क्लास पे डिपेंड करते हैं, पर मीडियन क्लास है क्या, तो मैं आपको बताऊं कि मीडियन क्लास क्या है। तो सिंपल से तो बोलूं क्या है मीडियन क्लास, अगर आप n/2 की जो वैल्यू निकालें और उस वैल्यू से बड़ा अगर किसी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसको ही हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी क्या होता है सिंपल चीज, मीडियन फाइंड आउट करवाने को बोलेगा,
यहाँ पे एक्सक्लूसिव रखी होगी, इंक्लूसिव नहीं। एक अननोन वैल्यू सवाल आएगा, दो अननोन वैल्यू सवाल आएगा। अब बात करते हैं मोड में। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस माइनस F1 माइनस का F0 टू F1 माइनस का F0 और माइनस का F2। सिंपल चीज, L क्या होता है, लो लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो तुम्हें डाटा दे रखा होगा उस टेबल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी भी होगी उसको हम मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद उसकी लोअर लिमिट को हम L लिखेंगे, विद जो गैप दे रखा होगा उसको H लिखेंगे। F0 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F0 लिखते हैं। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, और जो उसके बाद की फ्रीक्वेंसी होते हैं हम F2 बोलते हैं। और इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, आपका मोड आ जाता है। ठीक है, सिंपल चीज देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड मोड निकालने का आएगा ये क्वेश्चन, एक एक्सक्लूसिव सीरीज आ सकता है, एक अननोन आएगा बस। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एक सवाल पूछा जाएगा अक्सर कि मोड बराबर क्या होता है। मोड बराबर होता है 3 मीटर माइनस का 2 मीन, या फिर 3 मीटर बराबर मोड प्लस में 2 मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसपे सवाल आपका पूछा जाता है। चलिए, ये आपके पूरे मैथ का ओवरव्यू मैंने करवा दिया, ठीक। लेकिन अभी आपका पूरा ओवरव्यू, आप इसको पूरा चाहे फिर से दोबारा पूरी लाइव को देख लेना। कल मैं इसमें मैं लाइव करके आपकी जितनी केस स्टडी आ रखी है 2023 और 24 की सारी केस स्टडी आपको एक साथ करवा दूंगा। उसके अगले दिन सारे एमसीक्यू करवा दूंगा। उसके अगले दिन जितने भी आपके आ रखे हैं वेरी शॉर्ट और आपके लॉन्ग सारे करा दूंगा, ताकि तुम्हारी तैयारी पूरी पीवाई की हो पाए। समझ गए? तो याद रखिए कि ये मेरा चैनल है मैथ बाई गब्बर सर, क्लास 10th। इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लो, बस इतना कर लो, ठीक है। बस उसके बाद में आपको उस पर सारी चीजें और मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए।